हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है भले चंगे होंगे। मैं अजीत चरण स्वागत करता हूं आपको स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में। तो इसी स्वागत के साथ फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा हम कर रहे थे इंडियन पॉलिटी की, और इंडियन पॉलिटी में हमने कुछ चर्चाएं कर दी है। अब आगे आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगली चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए हम आज जो चर्चा शुरू करने जा रहे हैं वो है द प्रियम्बल एंड इट्स सिग्निफिकेंस। प्रियम्बल एंड इट्स सिग्निफिकेंस, है ना। भारतीय संविधान जब बनी तो उसमें प्रियम्बल को जोड़ा गया। प्रियम्बल और उसका महत्व क्या है। प्रियम्बल एक पेज का प्रियम्बल है, ज़्यादा बड़ा प्रियम्बल नहीं है, सिर्फ एक पेज में जिसमें मुख्य बातें कुछ कही गई है प्रियम्बल में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से में जो मुख्य बातें होनी चाहिए वो प्रियम्बल में लिख दिया गया है। तो ठीक है, प्रियम्बल क्यों महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव्स रिवॉल्यूशन मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बाय नेहरू, है ना। रिजोल्यूशन, है ना। तो संविधान में का जो निर्णय लेने की बात कही गई कि संविधान बनाते हैं, तो इस तरह का रिजोल्यूशन जो लिया गया, शपथ जो लिया गया, वो किनके द्वारा लिया गया। तो सबसे पहले नेहरू के द्वारा मूव किया गया, यानी मूव किया गया किनके द्वारा, तो नेहरू के द्वारा, है ना। रिजोल्यूशन को मूव किसके द्वारा किया गया, तो 13 डेट याद रखिएगा, 13 दिसंबर, कौन सा डेट था, 1946 को, है ना। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूव किया गया रिजोल्यूशन को। इसके ऑब्जेक्टिव क्या, जो ऑब्जेक्टिव हमारा होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको रखा गया डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। ये डेट याद रखिएगा, यानी रिजोल्यूशन लिया गया कि अब चलो बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह का रिजोल्यूशन के साथ शुरुआत होती है, 13 दिसंबर की बात आती है। ठीक है, वॉज एडॉप्टेड बाय द असेंबली, है ना। और इसी को अडॉप्ट, फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ तो अडॉप्ट कब किया गया, तो जनवरी को, यानी रिजोल्यूशन ले लिया गया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, और 22 जनवरी को क्या होता है कि अडॉप्ट करते हैं ना। अडॉप्टेड असेंबली पूरा मिलकर के अडॉप्ट करती है। कौन सा डेट है अडॉप्ट करने का, तो अडॉप्ट करने का देखिए 13 जनवरी 1947 को क्या होती है, अडॉप्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। लेटर और इसी दिन क्या करता है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। 22 जनवरी 1947, 47 मैं रिपीट कर दिया इस चीज को कि 22 जनवरी 1947 की डेट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी दिन हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया और प्रियम्बल इसमें जोड़ा गया। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल जोड़ा गया, है ना। प्रियम्बल इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा बन के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल जोड़ा गया। यानी इस दिन को क्या होता है, अडॉप्ट होता है, ADOPT, अडॉप्ट होता है। साथ में क्या जुड़ जाता है, प्रियम्बल जुड़ जाता है, प्रियम्बल। ठीक है, तो इसी दिन क्या बनती है, प्रियम्बल जुड़ती है, प्रियम्बल। ठीक है, तो ये दो चीज होता है, प्रियम्बल जुड़ता है और इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जाता है। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 जनवरी 1947। ठीक है, लेटर बिकेम द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से प्रियम्बल को कभी अलग नहीं किया जा सकता, एक इंटीग्रल पार्ट बन गया। ठीक है, अब प्रियम्बल में जो बात कही गई है वो बात देखिए क्या कही गई है। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी उसमें एक पेज में ऊपर में लिखा गया कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया लिविंग सोलेमनी रिजॉल्व टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। सोलेमनी मतलब होता है सद्भावना के साथ, सद्भावना मतलब किसी को नुकसान न पहुंचाते हुए हम भारत के लोग यहाँ इस भारत में किसी को न नुकसान पहुंचाते हुए, यानी सोलेमनी रहते हुए, है ना, रिजोल्व टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को रिजोल्व करते हैं, यानी कि उसकी
रिजोल्यूशन लेते हैं, इसकी शपथ लेते हैं टू इनटू ए सोवरेन, एक सोवरेन कंट्री के रूप में, यानी कि स्वायत्त कंट्री के रूप में अपना शासन चलाएंगे, सोशलिस्ट होंगे, समाजवादी राष्ट्र बनेगा, सेकुलर होंगे, हम किसी धर्म की बात नहीं करेंगे, धर्म पर भेदभाव नहीं करेंगे, डेमोक्रेटिक होंगे, मतलब कि हमारा जो शासन तंत्र डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा, रिपब्लिक मतलब कि सारे पब्लिक का इसमें मतलब यूनियन बनेगा, पब्लिक का यूनियन बनेगा, टू सिक्योर इट्स सिटीजनशिप, यानी कि हम जितने भी जनता हैं सबकी सिटीजनशिप को सिक्योर करते हुए इन बातों के साथ आज शपथ लेते हैं कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करेंगे। तो ये बात आप याद रखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्टिक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजनशिप, है ना। तो ये सब बात इंपॉर्टेंट है, सोवरेन, रिपब्लिक, सेकुलर, ठीक है। तो आते हैं, बात आगे करते हैं। तो इस तरह से उसी दिन प्रियम्बल को, ये सारे प्रियम्बल को लिख करके और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करके उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया। इस पर जितने भी सदस्य थे उस समय, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जितने भी मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले, सब ने एक पेपर पर सिग्नेचर किया, यानी 284, कितने लोग थे तो 284, टोटल पीपल कितने थे 284 कौन थे तो असेंबली के मेंबर थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सारे मेंबर्स थे, सबने अडॉप्ट किया, सबने सिग्नेचर किया, प्रियम्बल डाला और इसको मतलब कि इसको तैयार करके अडॉप्ट कर लिया। उस दिन अडॉप्टेशन का डेट था, है ना, ठीक है। अडॉप्ट करने के बाद अगली तारीख आती है, उसको देखिए, ठीक है। अब इसमें जो मेन बात कही गई है प्रियम्बल में, क्या कही गई है ना, जस्टिस, जस्टिस की बात कही गई है। तो जस्टिस क्या है तो सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस जिसको कहते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या होता है, सोशल जस्टिस क्या होता है, सोशल जस्टिस मतलब समाज में जितने भी लोग हैं, हर लोग जो है, चाहे वो इकोनॉमिकल छोटा हो बड़ा हो, किसी भी परिस्थिति में कहीं भी रहे, तो सबके साथ क्या होगा, सोशल जस्टिस होगा। सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो सोशल जस्टिस की बात होती है। तो सोशल जस्टिस होगा। उसके बाद इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, है ना। इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होगा कि सभी के साथ अर्थ, पैसे की तो जरूरत सबको पड़ेगी, समाज में रहेगा तो पैसे की जरूरत होगी, तो इकोनॉमिकल जस्टिस भी होगा। अगर इस इकोनॉमी के बाद आधार पर जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो अपनी इकोनॉमी बना सकता है, तो इकोनॉमिकल जस्टिस होगा। और क्या होगा, पॉलिटिकल जस्टिस भी होगा। पॉलिटिकल जस्टिस में तो सबको राजनीतिक तौर पर भी न्याय मिलेगा, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल यानी राजनीति में भागीदारी नहीं होगी, ठीक है। तो ये जस्टिस की बात कही गई है, यानी कि इस तरह का न्याय करेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के साथ, यानी कि पूरे भारतीय के साथ इस तरह का न्याय प्रक्रिया फॉलो करेगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को गारंटी देता है, ठीक है। नेक्स्ट लिबर्टी की बात आती है, लिबर्टी ऑफ द थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप। अब आज़ादी की, लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें आज़ादी भी देती है, यानी हम सब भारतीयों को, चाहे कोई भी हो, चाहे गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर हो, सबको आज़ादी देती है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम आज़ाद हैं। किस लिए आज़ाद हैं तो आज़ादी ऑफ लिबर्टी ऑफ थॉट्स, यानी हम अपने विचार को बनाएं, उसको सामने रखें, हमारा जो भी विचार बनता है उसको सामने रखें, डिस्कस करें, है ना। तो ये लिबर्टी है हमारी, है ना, कोई भी विचारधारा अपना सकते हैं, ठीक है। तो लिबर्टी ऑफ थॉट्स हो गया। एक्सप्रेशन, हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं पब्लिक के बीच में, है ना, बोलने की आज़ादी जिसको कहते हैं। तो हमें बोलने की भी आज़ादी है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के खिलाफ अगर सरकार चला रही है तो हम सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, है ना। तो हर किसी के खिलाफ आपको बोलने की आज़ादी है, यानी लिबर्टी इस तरह की दी गई। उसके बाद बिलीफ, हमारा जो भी मान्यता है, जो हम विश्वास कर सकते हैं, उस तरह का बिलीफ हम जिसको माने, चाहे वो हमसे मत सहमत हो या ना हो, लेकिन हमारी आज़ादी क्या है कि हम अपने विश्वास के साथ चल सकते हैं, अपनी एक फेथ एंड वर्शिप। हम अपना पूजा पाठ के लिए भी एक बात कही गई कि हम अपना विश्वास जिस ईश्वर में रखते हैं उस ईश्वर में रख सकते हैं। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि हम किसी खास ईश्वर को मानने के लिए बाध्य हैं।
तो ये सारी चीजें जो लिबर्टी की बात आई, तो ये सारी लिबर्टी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, देता है, ठीक है। अब आती है इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब होता है बराबरी, मतलब इक्वलिटी मतलब भेदभाव नहीं, ऑफ द स्टेट्स एंड अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी में स्टेट्स में, स्टेट मतलब पूरा भारत एक स्टेट है, तो भारत में सबको इक्वलिटी का यानी अवसर की समानता इसको कहते हैं। सबको अवसर बराबर मिलेगा, किसी को भी अवसर कम या ज्यादा नहीं मिलेगा, तो अवसर की समानता है ना, यानी इक्वलिटी की बात कही गई। तो इक्वलिटी के लिए भी सब लोग अलाउड है कि यानी सबको इक्वल स्टेटस मिलेगा, अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा, अवसर भी मिलेगा। एंड टू प्रमोट ऑल ऑफ देम, अपने आप को कैसे प्रमोट कर सकता है, कोई नौकरी पा सकता है तो सबको अधिकार है, अपॉर्चुनिटी है, सबको अवसर मिलेगा, है ना, हर तरह का अवसर, जितने तरह का अवसर है, खेल में जाना चाहता है सबके लिए समान अवसर, ऐसी कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है, समझ में आ रही बात। उसके बाद फ्रैटर्निटी है ना, फ्रैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी इन द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है कि सब जो अलग अलग विचारधारा के लोग भारत के हैं, सब क्या कहते हैं, इंटीग्रिटी के साथ पूरे देश को एक तरह एक इज्जत और प्रतिष्ठा के साथ, अपनी विभिन्नता के साथ फ्रैटर्निटी पर पूरे विश्व पटल पर, पूरे भारतवर्ष में वो उनको फ्रैटर्निटी की आज़ादी मिलती है, ठीक है, दी जाती है। आगे इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन है ना दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर, ये डेट याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 की बात है। टू hereby adopt and enact and give ourselves the constitution। इसी दिन क्या करते हैं सारे लोग, कौन सारे लोग, तो सारे इंडियंस क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अपने ऊपर अडॉप्ट करने के लिए शपथ लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, कहते हैं कि हम सारे इंडियन इसको अडॉप्ट करते हैं। इंडियंस कैसे इसमें शामिल हुए, तो मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जितने भी सदस्य थे वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी 284 लोग जो सिग्नेचर किए थे वो सारे रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी रिप्रेजेंटेटिव होने का मतलब कि उसकी जनता के प्रतिनिधि थे, इसलिए सारी जनता को माना जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पर 284 लोगों ने जब सिग्नेचर किया, इसका मतलब पूरे भारतवासियों का सिग्नेचर गया और उस दिन अडॉप्ट कर लिया गया। ये डेट याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर 1940 को अडॉप्ट करता है, enact and give themselves to this constitution। so far, अब क्या कहा गया कि अब तक so far the preamble has been embedded only once, है ना। अब कहता है कि इसी दिन प्रियम्बल तो पहले ही ऐड कर लिया गया था, है ना, एक बार प्रियम्बल ऐड कर लिया था जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जिस दिन बन करके तैयार हुआ था उस दिन प्रियम्बल ऐड कर लिया गया था उसमें। अब क्या होता है कि अब तक प्रियम्बल में सो फॉर द प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड इन 19, प्रियम्बल में कभी भी, ये प्रियम्बल की ही सारी बातें मैंने बताई थी, अब तक प्रियम्बल में कभी भी अमेंडमेंट नहीं हुआ था, यानी प्रियम्बल में अमेंडमेंट नहीं हुआ था, लेकिन एक बार की बात है, डेट याद रखिएगा, 1974 को, 1976 को, 74 नहीं 76 को, 1976 को इंदिरा गांधी जब गद्दी से हटती है, फिर उसका इलेक्शन होता है, तो वो जब वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठती है तो वो क्या करती है कि फिर से उसको कॉन्स्टिट्यूशन में एक रिफॉर्म करवाती है, यानी कि ये डेट है 1976 में अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। वो अमेंडमेंट होता है कौन सा, तो 42वां, ये डेट लिखिएगा, 1976 को एक अमेंडमेंट होता है, अमेंड होता है, कौन सा अमेंडमेंट है, तो 42 सेकेंड, है ना, 42वां अमेंडमेंट होता है। इसमें क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट, है ना, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी, इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो इसी दिन अमेंडमेंट भी होता है,
तो प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट होता है। किसमें? प्रियम्बल से, PREAMBLE, प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट होता है। वो अमेंडमेंट क्या होता है? तो प्रियम्बल में पहले ही सोशलिस्ट लिखा हुआ था, वर्ड सोशलिस्ट लिखा हुआ था। सोशलिस्ट को अब क्या के साथ साथ क्या कर दिया गया? सेकुलर शब्द जोड़। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सोशलिस्ट और सेकुलर एक ही बात है, तो सेकुलर कर दिया गया। ऐसे ही अपनी ताकत दिखाने के लिए इंदिरा गांधी ने एक अमेंडमेंट करवा दिया कि हम पार्लियामेंट वालों को, यानी हम जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं उनमें इतनी पावर है कि हम प्रियम्बल भी चेंज कर सकते हैं, जबकि प्रियम्बल चेंज करने की बात नहीं आई थी। लेकिन प्रियम्बल में कोई चेंज ही नहीं हुआ था, है ना, कोई चेंज हुआ ही नहीं थी। उस अमेंडमेंट में भी सिर्फ एक साइनोनिम्स जोड़ दिया गया था, जो पहले सोशलिस्ट वर्ड था ही उसी को सेकुलर वर्ड जोड़ दिया गया। तो इससे कोई अमेंडमेंट नहीं माना जाता, सिर्फ एक साइनोनिम्स डाल करके उसने दिखाया कि देखो हम पावरफुल हैं। ठीक है, समझ आ रही बात? तो इस तरह से अमेंडमेंट हुआ था, सेपरेशन ऑफ द रिलीजन ऑन द स्टेट। ये पहले भी लिखा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई भी सोशलिस्ट होगा, किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा जाति या धर्म के आधार पर। उसी को सेकुलर शब्द करके अमेंडमेंट किया गया था प्रियम्बल में। ठीक है, आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट अगली बात आती है, अब है शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसको कैसे कैसे बनाया गया? तो 12 शेड्यूल बनाए गए। कितने? 12 शेड्यूल, SHEDULE। शेड्यूल का मतलब होता है क्या कि एक शेड्यूल, 2 शेड्यूल, 3 शेड्यूल, इस तरह से पार्ट में शेड्यूल बनता है। तो 12 शेड्यूल बनाया गया, यानी 12 टुकड़ों में पहले संविधान को सेग्रीगेट कर दिया। 12 चैप्टर कह लीजिए, 12 शेड्यूल कह लीजिए। ठीक है, तो 12 पार्ट बनाया गया है ना। 12 पार्ट में उसके भीतर क्या बनाया गया? पहले तो 12 शेड्यूल किया गया, शेड्यूल के अंतर्गत पार्ट बनाया गया, उसके अंदर फिर हर शेड्यूल में अलग अलग पार्ट और फिर उसके अंतर्गत आर्टिकल। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, तो 12 शेड्यूल, यानी एक बुक बनता है तो उसका शेड्यूलिंग पहले किया गया, कितने शेड्यूल में बुक रहेगा? तो 12 शेड्यूल, यानी 12 शेड्यूल। हम सारे शेड्यूल की चर्चा करते हैं कि शेड्यूल में क्या क्या था, फर्स्ट शेड्यूल में क्या बात कही गई। यानी कॉन्स्टिट्यूशन की जब बुक उठाइएगा तो पहला शेड्यूल खोलिएगा, यानी फर्स्ट शेड्यूल, तो उसमें पढ़ने को आपको मिलेगा क्या? लिस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। यानी कि पहले शेड्यूल में लिस्ट ऑफ द स्टेट्स, यानी कितने स्टेट्स हैं उसकी लिस्ट होगी, कितने टेरिटरी हैं, यानी भारत के कितने स्टेट हैं उनकी लिस्ट होगी, कितने टेरिटरीज हैं उनकी लिस्ट होगी। तो टेरिटरीज और किसका है शेड्यूल में? इसमें फर्स्ट शेड्यूल में। और उस शेड्यूल से रिलेटेड क्या होगा? उसमें पार्ट होगा, पार्ट 1, पार्ट 2 शेड्यूल में, और पार्ट के अंतर्गत क्या होगा? आर्टिकल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या किया गया? लिस्ट ऑफ स्टेट, जितने स्टेट है उसका और उसके यूनियन टेरिटरी की बात उसमें डाली गई है फर्स्ट शेड्यूल में, और उसके अंतर्गत उसके आर्टिकल उसके अंतर्गत हैं, उसकी उसी शेड्यूल में उसके अंतर्गत उसका पार्ट है, कितने पार्ट में है। ठीक है, चलिए अगला है सेकंड शेड्यूल में क्या कहा गया? सेकंड शेड्यूल, जैसे रामायण की पुस्तक कैसे पढ़ते हैं, अयोध्या कांड है ना, बाल कांड, ऐसे ही एक कांड है सारा। ठीक है, शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल। ठीक है, सेकंड शेड्यूल में क्या कही गई है? सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की सैलरी का क्या प्रावधान होगा, कैसे कैसे होगा, उसके लिए आर्टिकल, उसके लिए पार्ट। गवर्नर्स का क्या होगा? गवर्नर्स जो राज्यपाल जो होते हैं उनका क्या होगा? चीफ जस्टिस का क्या होगा? इन सब का सैलरी वगैरह का हिसाब किताब क्या होगा, है ना। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का या फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, इसका सैलरी वगैरह क्या होगा, है ना। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, है ना, CLG, यानी कि जो ऑडिट करते हैं पूरे देश का हिसाब किताब, पैसों की रकम करम, जिसको कहते हैं CAG, है ना, CAG, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, CAG। तो ये बहुत बड़ा पोस्ट है। इन पोस्ट के जितने भी है ना सैलरी वगैरह, है ना, सैलरी क्या होगा? ठीक है, सैलरी के रिलेटेड शेड्यूल सेकंड में डाली गई है कि क्या क्या सैलरी होगी, कौन सी आर्टिकल कैसे इसको परमिट करती है, किस कंडीशन में देती है। थर्ड शेड्यूल है, थर्ड शेड्यूल में क्या किया गया है ना, थर्ड शेड्यूल में क्या कहा गया है कि फॉर्म ऑफ द ओथ, है ना, किस तरह का शपथ लेना होगा, है ना, ओथ एंड
अफर्मेशन, जो शपथ लेते हैं, जो मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं, कोई भी शपथ लेता है, तो क्या क्या उसका प्रक्रिया होगा, किस तरह शपथ ग्रहण करवाया जाएगा, ये सारी चीजें थर्ड यानी तीसरे भाग में जब जाइएगा, यानी तीसरे शेड्यूल में आप इसको पढ़ना, कॉन्स्टिट्यूशन के तीसरे शेड्यूल में पढ़ना। अगला शेड्यूल देखिए, फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल में क्या बात आती है, यानी फोर्थ शेड्यूल पढ़िएगा कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें जो बात कही गई है क्या, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब होगा, है ना, शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल का, हाँ, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब, यानी शेड्यूल एरिया कौन कौन सा होगा और ट्राइब का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा ना, उसके बारे में कहा गया है, यानी कि किस किस एरिया में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, उसके लिए आर्टिकल कौन सा होगा, है ना, तो इस सब की बात कही गई है इसमें। नेक्स्ट है छठे शेड्यूल में क्या किया गया है, छठे शेड्यूल को देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया, ये तो हमने चर्चा कर दिया फिफ्थ में, रिपीटेड है क्या, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। अच्छा, फोर्थ, फिफ्थ की चर्चा नहीं की है, चलो फिफ्थ की चर्चा मैं कर दूंगा। अगला है सिक्स्थ शेड्यूल को देखिए। सिक्स्थ शेड्यूल में क्या किया गया, प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन आसाम, आसाम में कैसे ट्राइबल लोग रहेंगे, क्या उसका प्रोविजन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, इसकी बात किस में कही गई, सिक्स्थ शेड्यूल में कहा गया। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब स्टेट की चर्चा किसमें की गई है, तो सिक्स्थ शेड्यूल में की गई है। समझ में आ रही बात, तो इस तरह से शेड्यूल वाइज शेड्यूल क्या किया गया है, सब जितने भी कानून हैं, जितने भी मतलब कानून नहीं बल्कि जितने भी गाइडलाइन हैं हर जगह के लिए वो गाइडलाइन दिया गया है। नेक्स्ट अगली बात करते हैं, तो अब सेवेंथ शेड्यूल में देखिए, सेवेंथ शेड्यूल में क्या बात कही गई है, सेवेंथ शेड्यूल को देख करके कहिए, है ना, गिव्स द एलोकेशन ऑफ पावर एंड फंक्शन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, इट कंटेन्स 3 लिस्ट, है ना। अब यूनियन और स्टेट, यूनियन कहने का मतलब केंद्र सरकार और स्टेट कहने का मतलब राज्य सरकार, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में पावर का एलोकेशन कैसा होगा, किस तरह का पावर स्टेट को मिलेगा, किस तरह का पावर केंद्र के, यानी मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या होगा, गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या होगा, प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या होगा और प्रेसिडेंट के अधिकार क्षेत्र में क्या होगा, इसकी चर्चा की गई है। कहाँ, यहाँ पर 11th शेड्यूल में, यानी 7th शेड्यूल, 11th नहीं 7th शेड्यूल में, यानी 7वीं शेड्यूल में ये बात की गई है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लिस्ट, इसके अंतर्गत 3 लिस्ट बनाया गया है ना, इस शेड्यूल में 3 लिस्ट बनाया गया। 3 लिस्ट कौन कौन सा बनाया गया, तो एक यूनियन लिस्ट, यूनियन वाले केंद्र सरकार के लिए लिस्ट बनाई गई है। इस लिस्ट में क्या रखा गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में 100 सब्जेक्ट बताए गए हैं, इसके 100 विषयों की चर्चा की गई, यानी 100 टॉपिक, 100 टॉपिक पर चर्चा करते हैं यूनियन में, 100 टॉपिक्स, है ना, TOPICS, 100 टॉपिक्स, यानी 100 सब्जेक्ट, 100 विषय था, उस विषयों की चर्चा कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है, जो कि शेड्यूल 7 में है। शेड्यूल 7 के भीतर यूनियन टेरिटरी की जो लिस्ट है उसमें 100 सब्जेक्ट की 100 विषयों पर चर्चा करती है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। उसके बाद दूसरा स्टेट लिस्ट आता है, तो स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सरकार, जितने भी राज्य हैं भारत में उन सब के लिए पावर ऑफ द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का क्या पावर होगा उसकी चर्चा 61 सब्जेक्ट पर चर्चा करती है, यानी 61 टॉपिक्स डिस्कस करती है ना, कि कैसे कैसे स्टेट को पावर मिलेगा। फिर कंकरेंट लिस्ट आता है, कंकरेंट लिस्ट का मतलब बोथ होता है, यूनियन एंड स्टेट दोनों के बीच में क्या क्या पावर एलोकेशन होगा उसकी चर्चा होती है। तो कंकरेंट लिस्ट में लगभग सब्जेक्ट जो होता है यानी 52 सब्जेक्ट, यानी 52 टॉपिक पर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करके उसको आर्टिकल बना करके उसमें लिखा गया है, ठीक है। तो 7th जो है शेड्यूल है एक बड़ा सा हिस्सा बन जाता है, उसमें बहुत सारी बातें कही गई 7th शेड्यूल में। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट अगला आते हैं 8th शेड्यूल। अब 8वां शेड्यूल जो है 8th शेड्यूल, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का 8वां शेड्यूल जब खोल करके देखिएगा तो 8वां शेड्यूल में क्या क्या है, लिस्ट ऑफ 22 लैंग्वेज ऑफ इंडियन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, 22 भाषाओं को
रिकॉग्नाइज करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। भारत के 22 रिकॉग्नाइज्ड भाषाएं हैं, भाषाएं जिनको लिखने पढ़ने और उसके ग्रामर के रूल, ऐसे 22 भाषाएं हैं भारत में, और सबको क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है कि ये भाषाएं हैं, इनका सिस्टम होगा, इनका एजुकेशन होगा, इनका पेपर होगा, ये सब 22 भाषाओं यानी वो 22 भाषाएं। जब आप एग्जामिनेशन देते हैं तो कोई कन्नड़ है तो कन्नड़ में एग्जामिनेशन दे सकता है, कोई तमिल है तो तमिल में अपना एग्जामिनेशन पेपर दे सकता है। तमिल की लिस्ट जो होती है, उसके जो स्क्रिप्ट, उसका ग्रामर, सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अलाउड है। ऐसे बहुत सारी भाषाएं लिख सकती हैं जिसको अलाउड नहीं है। भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं लेकिन उसको गारंटी नहीं देती कॉन्स्टिट्यूशन, उसको भाषा नहीं मानती है, लेकिन 22 भाषाओं को कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार से गारंटी है। ठीक है, तो ये 22 भाषाओं का 22 लैंग्वेजेस का याद रखिएगा, 22 जिसमें हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तमिल, ये सारी भाषाएं, संस्कृत, ये सब है जिसको रिकॉग्नाइज करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट अब है 9th शेड्यूल किस चीज की बात करती है, तो 9th शेड्यूल एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट, है ना। पहली बार संविधान में अमेंडमेंट हुआ था, सुधार हुआ था, संविधान लिखा गया था, इंप्लीमेंट हो गया था 1950 को। ठीक उसके बाद एक अमेंडमेंट होता है। कब होता है? तो 51 में, ठीक एक साल बाद, यानी 1951 को एक अमेंडमेंट भी होता है, लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, और ठीक अमेंडमेंट होता है ठीक एक साल बाद। एक सुधार की जरूरत होती है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फर्स्ट अमेंडमेंट पूछ सकता है कब हुआ था, तो डेट याद रखिएगा, फर्स्ट यानी फर्स्ट अमेंडमेंट, एमएनडी, फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था। एडेड, और इसमें ऐड किया गया था इस सेशन में, फर्स्ट एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट कंसिस्ट ऑफ द ऑर्डर रिलेटेड टू द टेन्योर एंड टेन्योर, टेन्योर कैसे होगा, है ना, टेन्योर, है ना, टेन्योर एंड टेन्योर कैसा, मतलब किसका क्या टेन्योर होगा, है ना, 10th शेड्यूल्ड टैक्स रेलवे, है ना। तो टेन्योर वगैरह क्या होगा, कैसे होगा, रेलवे इंडस्ट्री वगैरह कैसे काम करेगी, इस सब का बात किया गया है, अमेंडमेंट करके इसकी चर्चा की गई। अगला देख लेते हैं 9th शेड्यूल के बाद अगला शेड्यूल। 10th शेड्यूल में हम देखते हैं 10th शेड्यूल में क्या आ गया, 10th शेड्यूल, है ना। तो उसके बाद एक और अमेंडमेंट हुआ, वो भी देख लीजिएगा। तो दूसरा अमेंडमेंट कब होता है, तो दूसरा अमेंडमेंट 52nd अमेंडमेंट की चर्चा की गई है। यहाँ पर सेकंड अमेंडमेंट की चर्चा नहीं की गई, यहाँ पर 52nd, यानी कि तब से कितना हो गया, 52nd, यानी 52 अमेंडमेंट हो गया। अमेंडमेंट 52 अमेंडमेंट कब तक हुआ, यानी कि 1985 तक, 1985 तक क्या हो गया, पहला कब हुआ था, 1951 में पहला अमेंडमेंट, और इसके बीच में क्या हो गया, इन दोनों के बीच में लगभग 52 अमेंडमेंट हो गया, यानी 52 अमेंडमेंट हो चुका था, यानी कि लगभग 85 से 51 के बीच में, यानी 51 में पहला अमेंडमेंट हुआ, 1951 में पहला अमेंडमेंट हुआ, है ना। उसके बाद दूसरे, इसके बीच में कई अमेंडमेंट हुए, 66 में हुए, 71 में हुआ, 69 में हुआ, ऐसे 74 में हुआ, 76 में हुआ, ऐसे अमेंडमेंट होते रहे, और होते होते 85 तक कितने अमेंडमेंट हो गए थे, 52 अमेंडमेंट, 52 अमेंडमेंट। और इसमें क्या किया गया, इसको 10th शेड्यूल में, इस अमेंडमेंट में जो बात कही गई है उसको जोड़ा गया। कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, अगर कोई डिसक्वालीफाई करता है किसी काम के, किसी भी चीज के लिए, तो उसका ग्राउंड डिफेक्शन क्या होना चाहिए, यानी किस आधार पर उसको हटाया जाए, है ना, उसकी चर्चा किया गया, उसको ऐड किया गया। ठीक है, तो ये हो गया। अगला करते हैं 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल क्या कहता है, तो 11th शेड्यूल कहता है भाई, अब 11th शेड्यूल क्या आता है, तो 11th शेड्यूल में 73rd जो अमेंडमेंट होता है, यानी इसके बाद कौन सा होगा, 73rd अमेंडमेंट होगा, 73rd। तो ये कब हुआ था, तो 1992 में, यानी 1992 में क्या हो गया, 1992 में 73rd हुआ, यानी कि 85 से 1992 के बीच में कितना अमेंडमेंट हो गया, आप देख लीजिए, यानी 52 से 73, यानी 21 अमेंडमेंट और हो गया, 21 अमेंडमेंट और हो गया, है ना। तो 21 अमेंडमेंट हुआ। 92 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें क्या बात कही गई, कंटेंट द प्रोविजन ऑफ पंचायती राज, इसमें पंचायती राज का प्रोविजन बताया गया है ना,
इस शेड्यूल में, जो कि 11th शेड्यूल में इसको रखा गया है, अमेंड करके। पंचायती राज पहले भी था लेकिन उसको अमेंड करके फिर रखा गया, किसमें, 11th शेड्यूल में रखा गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 12th शेड्यूल अब आता है, 12वां शेड्यूल आता है। ए शेड्यूल लिख लीजिए 12th, यानी 12वां शेड्यूल क्या कहता है, 74वां अमेंडमेंट होता है, यानी कि 73वां के बाद 74वां होता है। 74वां भी उसी साल हो जाता है, यानी 92 में 74वां होता है, यानी 74th अमेंडमेंट क्या होता है, 92 में, 74th 92 में होता है, 1992 में 74th होता है। इसमें क्या हो गया, प्रोविजन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ऐड किया गया है। ये सारे चीज किसमें, तो 11th शेड्यूल में ऐड किया गया है। 11th शेड्यूल में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कैसे काम करेगी, क्या प्रोविजन होगा, उसमें जो सुधार किया गया अमेंडमेंट के द्वारा, वो सारी चीजें इसमें डाली गई है। समझ में आई बात। नेक्स्ट अगली बात आते हैं। इसके बाद आता है, अब आता है ना, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्से, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स हैं। अब पार्ट्स बहुत सारे हैं, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में सारे आर्टिकल, एक एक पार्ट में आर्टिकल डाले हुए हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा था क्या स्टूडेंट, अभी तक हमने पढ़ा उसका, है ना, अभी पढ़ रहे थे हम उसका शेड्यूल पढ़ रहे थे। तो हमने सारे शेड्यूल पढ़ लिए कि कौन सा शेड्यूल में क्या क्या चीज रखा गया। अब शेड्यूल के भीतर पार्ट्स है, यानी पार्ट मतलब उसमें एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, ऐसे पार्ट है। अब पार्ट के अंतर्गत आर्टिकल है, आर्टिकल इतना से इतना तक इस पार्ट में, इतना से इतना इस पार्ट में। तो आज हम पार्ट करते हैं, तो टोटल पार्ट जो बनता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं, तो टोटल पार्ट, यानी पूरे बुक में टोटल पार्ट, अगर सारे पार्ट की काउंट करेंगे, सारे शेड्यूल के भीतर जितने भी पार्ट बनेंगे, वो पार्ट कितना है, 25 पार्ट। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हिस्सों में बटा हुआ है, तो 25 पार्ट, PART पार्ट, यानी भाग इसको कह सकते हैं। भाग हिंदी में क्या कहेंगे, भाग। यानी कि हमारे संविधान का टोटल भाग कितना है, तो 25 भाग है। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। आज कुछ पार्ट्स की चर्चा हम आपको कर देते हैं। पहला पार्ट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट आप देखिए, पार्ट फर्स्ट देखिए। पार्ट फर्स्ट में क्या कहा गया है, पार्ट फर्स्ट में कुछ आर्टिकल लिखा गया है ना, यानी पार्ट फर्स्ट हम भाग कर रहे थे पार्ट फर्स्ट, तो पार्ट फर्स्ट में क्या किया गया है, तो कुछ आर्टिकल लिखा हुआ। क्या आर्टिकल है, तो 1 से 4 तक आर्टिकल है, यानी कि 1 आर्टिकल, 2 आर्टिकल, 3 आर्टिकल, 4 आर्टिकल, ऐसे एक आर्टिकल में कुछ बात कही गई यहाँ पर। ठीक है, फिर दूसरी आर्टिकल में कुछ बात कही गई, फिर तीसरी आर्टिकल में कुछ बात कही, फिर चौथी आर्टिकल में, यानी 1 से लेकर 4 आर्टिकल बनाए गए हैं। उस आर्टिकल में क्या कहा गया है, क्या बात कही गई, तो ये आर्टिकल सारा क्या बताता है, डील्स विथ टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होता है, टेरिटरी यानी केंद्र शासित राज्य को टेरिटरी कहते हैं। गोवा है ना, ये दमन दीव, ये सब क्या है, टेरिटरी है। तो टेरिटरी की बात करें, टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर्मेशन, कैसे टेरिटरी बनेगा, जैसे अभी कश्मीर बना है ना, न्यू स्टेट, नया स्टेट कोई बनेगा, जैसे तेलंगाना बना, तो कैसे बनेगा, है ना। और अल्टरेशन ऑफ नेम्स ऑफ, नाम अगर बदलना हो, जैसे अगर अलग अलग देश शहरों का नाम बदल देते हैं, स्टेट का नाम बदल देते हैं। एंड एरिया ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट का एरिया नाम बदलना हो तो कैसे बनाएंगे, तो ये आर्टिकल कौन सा अलाउ करता है, 1 से 4 के बीच में यही सारी बातें कही गई है। पार्ट 1 जब कॉन्स्टिट्यूशन का उठाइएगा और उसको पढ़िएगा, तो आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक क्या कहा गया है, तो ये सारी बातें कही गई है। टेरिटरी कैसे बनेगा, उसका नाम क्या होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, स्टेट का फॉर्मेशन कैसे होगा, बड़ा स्टेट कैसे बटेगा, उसका नया नामकरण क्या होगा, किस आधार पर होगा, ये सारी चीजों को का नियम कानून जो है, गाइडलाइन है, वो दिया गया है। यानी कि पार्ट 1 में क्या दिया गया है, पार्ट 1 में 1 से 4 तक आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, यानी 4 आर्टिकल। पार्ट 1 में 4 आर्टिकल, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। इन 4 आर्टिकल में क्या बात कही गई है, तो यूनियन टेरिटरी स्टेट्स का क्या होगा, कैसे नाम चेंज होगा, उसकी बाउंड्री कैसे चेंज होगी, है ना, ये सारी चीजों की चर्चा कहती है 1 से, यानी कि पार्ट 1 में हम यूनियन स्टेट की नामकरण वगैरह का चर्चा करते हैं। पार्ट 2 की बात आती है, तो पार्ट 2 में क्या आता है, तो आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक, यानी 4 ओवर हो गया। अब 4 के आगे बढ़ते हैं,
तो 4 के आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 5, आर्टिकल 5 शुरू होगी। तो आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक क्या का बात बताई गई है, वेरियस प्रोविजन है ना, डील्स विद वेरियस प्रोविजन है ना, प्रोविजंस है ना, अलग अलग क्या प्रोविजन होना चाहिए किसका, तो इसको फॉर्मेशन के लिए यानी स्टेट या टेरिटरी को फॉर्मेशन के लिए उसका प्रक्रिया क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है पार्ट थर्ड में क्या बात कहा गया है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक डील्स विथ फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन है ना, इंडियन सिटीजन का फंडामेंटल राइट क्या क्या है, इसकी चर्चा कहां की गई है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में। और इसके लिए कौन कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 12 में कुछ बातें कही गई, आर्टिकल 13 में कुछ बातें कही है, इस तरह से आर्टिकल 35 तक जितनी भी बातें कही गई कॉन्स्टिट्यूशन में वो किस लिए की गई है, तो वो की गई है फंडामेंटल राइट, इंडियन सिटीजनशिप की, इंडियन सिटीजन का फंडामेंटल राइट क्या क्या है उसकी चर्चा की गई है। फंडामेंटल राइट याद रखिएगा 12 से 35 के बीच में फंडामेंटल राइट का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो उसके बाद और एक कौन सा पार्ट 3 में है, पार्ट 4 की चर्चा कर रहा हूं। पार्ट 4 में क्या चीज कहा गया, तो आर्टिकल 36 से 51 यानी 36 से 51 तक की जो बात कही गई आर्टिकल में, यानी 36 आर्टिकल, 37 आर्टिकल, 38 आर्टिकल, 39 आर्टिकल, इस तरह से 51 आर्टिकल तक जाएगा। ये क्या बताएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एक स्टेट की क्या क्या पॉलिसी, डायरेक्टिव कैसे कैसे स्टेट चलेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब स्टेट की गाइडलाइन कैसे कैसे चलेगा, है ना। पार्ट 3 में यानी कि पार्ट 3 के भीतर कौन कौन सा आर्टिकल आएगा, तो 35 से लेकर के 36 से लेकर आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक किस में आएगा, तो पार्ट 4 में आएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट की पॉलिसी क्या होगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उसका गाइडलाइन कैसे करेगा, स्टेट कैसे चलेगा, ये सब बातें की गई एक एक आर्टिकल में सारी, यानी कि 36वां आर्टिकल में कुछ बात कही गई, 37वां आर्टिकल में स्टेट के बारे में कुछ बात कही, 38वां यानी स्टेट की डायरेक्टिव प्रिंसिपल की चर्चा कौन करता है, तो पार्ट 1 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात कही गई है, ठीक है। अगली चर्चा कर देते हैं, नेक्स्ट चर्चा करते हैं पार्ट 4 में एक और हिस्सा बनाया गया, पार्ट 4 ए, यानी फोर्थ का ए है ना, पार्ट 4 का ए। अब पार्ट 4 में 2 हिस्सा बना दिया गया, एक पार्ट 4 और पार्ट 4 का ए। पार्ट 4 का ए क्या कहता है, तो इसमें एक और आर्टिकल जोड़ा गया है, यानी कि एक और आर्टिकल डाला गया। तो उस आर्टिकल का 51 तक तो आर्टिकल था ही, अब 51 आर्टिकल के साथ साथ क्या कर दिया, 51 आर्टिकल ए, यानी कि पार्ट 4 ए में 51 आर्टिकल ए डाला गया, यानी कि बाद में डाला गया होगा, क्योंकि एक तरह से तो लिखा ही जा रहा था, बाद में जब अमेंडमेंट हुआ तो उसको डाला गया। क्या क्या एडेड द सेकंड, है ना, इसमें क्या डाला गया, 22nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1947 को 1976 को जो अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, तो 42वां। तो इसमें जो बात अमेंडमेंट में कही गई थी वो डाला कहां गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट 4 थे, पार्ट 4 में एक और पार्ट बना गया 4th ए करके, और उसी ए में आर्टिकल एक बनाया गया 51 ए करके, इसमें डाल दिया गया क्या, 42 अमेंडमेंट तो हुआ था 1976 की, उसकी सारी बातें इसमें डाल दी गई। और वो बात क्या थी उसको देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन, यानी फंडामेंटल राइट की तो चर्चा कर ही रहे थे, राइट की कहां से की है, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमें फंडामेंटल राइट की चर्चा करता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब फंडामेंटल ड्यूटीज की भी चर्चा कॉन्स्टिट्यूशन करती है। ये ड्यूटीज क्या है, तो अमेंडमेंट में कुछ अमेंडमेंट करके 42 में कुछ ड्यूटीज डाला गया है ना, लोगों को सिटीजनशिप का कुछ ड्यूटी भी होगा राष्ट्र के प्रति, तो उस ड्यूटी को कहां रखा गया, तो आर्टिकल का पार्ट 4 के ए सेक्शन बनाया गया, 4th ए बनाया गया, और उस 4th में 51 आर्टिकल का 51 ए आर्टिकल बनाया गया और उसी आर्टिकल में डाल दिया गया। समझ में आई बात कि इसमें क्या डाला गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट अगला पार्ट हम चर्चा करते हैं पार्ट 5। अब पार्ट 4 तो हो गया, पार्ट 4 और पार्ट 4th ए, यानी पार्ट 4 का 2 पार्ट हो गया, पार्ट 4 और पार्ट 4th ए। अब आते हैं पार्ट 5, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का 5वां भाग, यानी 5वां भाग क्या कहता है, तो आर्टिकल, उसके भीतर जितने भी आर्टिकल है
तो आर्टिकल 52 से 51 तक तो हमने चर्चा कर दिया। अब 52 से यानी 52 से लेकर के 151 तक लगभग 100 आर्टिकल कहां डाला हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में डाला हुआ है। और वो क्या करता है? तो एक गवर्नमेंट एट द यूनियन लेवल, यानी भारत सरकार क्या है, प्रेसिडेंट क्या है, अटॉर्नी जनरल क्या है ना, और पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा क्या होता है ना, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल क्या होता है, यानी जो प्रोमिनेंट देश के पोस्ट है। ये पोस्ट कौन कौन से हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन ना, गवर्नमेंट सरकार, यानी प्रधानमंत्री की हम बात कर लें, यूनियन एट द लेवल, है ना। उसके बाद क्या है? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की बात कर लें। उसके बाद अटॉर्नी जनरल, है ना, अटॉर्नी जनरल की बात कर लें, यानी कि कानून में अटॉर्नी जनरल होता है। फिर पार्लियामेंट में राज्यसभा, लोकसभा की बात कर लें, है ना। उसके बाद कंट्रोलर जनरल, जो ऑडिट करने वाला हेड होता है पूरे पैसे का, है ना, इंडिया का कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल। तो इन सब के बारे में कहां डाला गया है? तो इन सब के बारे में जो भी नियम कानून गाइडलाइन जो बनेगा, उस सारे गाइडलाइन को कहां डाला गया है? तो पार्ट 5 में डाला गया है। पार्ट 5 के कौन से ही आर्टिकल में डाला गया है? तो आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक जितने भी एक एक आर्टिकल में बात कही गई है, उसमें इन सब व्यक्ति के बारे में, इन सब पोस्ट के बारे में बात की गई है ना। यानी प्रेसिडेंट की पोस्ट के बारे में बात की गई है, प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के बारे में बात की गई है ना। प्राइम मिनिस्टर फंड, है ना, ड्यूटीज ऑफ, और ड्यूटीज क्या करेंगे, फंक्शन क्या करेंगे प्राइम मिनिस्टर, है ना, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे, ये सब, अटॉर्नी जनरल क्या करेगा, सब की चर्चा हम करते हैं कहाँ? तो ये पूरा फंक्शन की चर्चा की गई है, जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। तो ये सब पोस्ट याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट, है ना, फंक्शन क्या करेगा, कैसा इसका ड्यूटीज होगा, ठीक है। मिनिस्टर्स जितने भी हैं वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट क्या करेगा, वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा, अटॉर्नी जनरल क्या करेगा, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा क्या करेगा, अरे कंट्रोलर जनरल क्या करेगा, ऑडिटर जनरल क्या करेगा, इस तरह से कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल क्या करेगा। तो इस तरह से सारी चीजें कही गई है। किससे? सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट, अगला पार्ट 6 देखते हैं। यानी अगला पार्ट, पन्ना पलटिएगा इन पन्नों के पास, इन आर्टिकल के बाद, तो अगला पन्ना आएगा पार्ट 6। पार्ट 6 में क्या आएगा? तो 51 तक तो हम चर्चा कर दिए, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, है ना, कंट्रोलर जनरल, ये सब की चर्चा कर दिए। उसके बाद क्या आता है? पार्ट 6 के आता है, यानी 6वीं पार्ट में आता है। चलते हैं, 6वीं पार्ट कहां से शुरू होती है? तो पार्ट 51 से लेकर के, यानी कि पार्ट 51 तक तो हमने चर्चा कर ही दिया। अब हुआ आर्टिकल 152, आर्टिकल 151 तक तो वहां चर्चा कर ही दिए। अब आर्टिकल 152 के तक की बात आती है। 52 से लेकर के 337 तक डील विथ द गवर्नमेंट ऑफ एंड स्टेट लेवल, और एक गवर्नमेंट और स्टेट लेवल में की सारी बातें करती हैं, है ना। आर्टिकल 152 एनेक्स, है ना, एग्जाम्स जम्मू एंड कश्मीर। उस समय आर्टिकल 152 जम्मू कश्मीर को एग्जाम्प्ट कर रहा था, लेकिन अब उसको जोड़ा गया होगा नया आर्टिकल में, है ना। कैटेगरी ऑफ द ऑर्डिनरी स्टेट, है ना, इसको अलग दिया गया था, राइट, इसको हटा दिया गया। अब कुछ नया ऐड किया हुआ है, लेटेस्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, मैं लेटेस्ट भी इसकी चर्चा कर दूंगा, ठीक है। तो ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर कैसे काम करेगा स्टेट का, यानी इसमें स्टेट में इसमें क्या किया गया? तो चीफ मिनिस्टर का, गवर्नर का क्या काम होगा, उसकी ड्यूटीज क्या होगा उसका, ये सारी चीज का। लेजिस्लेटिव एलजी जिसको कहते हैं, है ना, स्टेट लेजिस्लेचर क्या काम करेगा, है ना। एडवोकेट जनरल क्या काम करेगा, एडवोकेट यानी कोर्ट का एडवोकेट जनरल स्टेट में होता है, ठीक है। उसके बाद जनरल ऑफ द स्टेट, इस तरह से सारा एलजी वगैरह जो स्टेट का होता है वो क्या काम कर रहा है। यानी स्टेट के जितने भी सुप्रीम पोस्ट हैं उन सबको कहाँ रखा गया है? उनको रखा गया है पार्ट 4 में रखा गया आर्टिकल के भीतर। तो स्टूडेंट यहाँ तक हम पार्ट 6 तक चर्चा किए हैं। 25 पार्ट की चर्चा हम करेंगे, 25 पार्ट की चर्चा हम आपको करेंगे 25 पार्ट का। तो सब पर क्वेश्चन, फिर इसकी चर्चा करके स्टूडेंट सारे पर क्वेश्चन बनाएंगे। तो एक रिवीजन, एक रिकैप कर लेते हैं सारे चीजों का जहां से हमने शुरू किया था। एक रिवीजन के बाद मैं बताता हूं कि कैसे कैसे हमने शुरू किया था। हमने शुरू किया था, जो हमारा क्लास शुरू हुआ था, देखिए ये शेड्यूल तो हम डिस्कस कर ही रहे थे, लेकिन शेड्यूल के पहले भी एक चीज हमने डिस्कस किया था, वो था प्रियम्बल एंड सिग्निफिकेंस। यानी हमारा प्रियम्बल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, है ना, उसको अडॉप्ट कैसे किया गया, ये सारी चीजें हमने चर्चा कर दी थी।
है ना, उसमें प्रियम्बल में क्या क्या बात कही गई थी वो चर्चा हो गई थी। उसके बाद हमने जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट प्रियम्बल का था, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, ये सब, है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के बाद आगे बढ़ा हमारा सारा शेड्यूल की चर्चा की गई कि कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में क्या क्या चीज़ रखी हुई है। इन सारे शेड्यूल यानी 12 शेड्यूलों की चर्चा की थी हमने। 12 शेड्यूल के बाद हमने अगली चर्चा हमने की थी क्या, कि सबको एक रिकैप कर लीजिए, देख लीजिए रिकैप क्या कर लिए। फिर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कितने हिस्से में बट करके लिखा हुआ है और उसके अंदर आर्टिकल कौन कौन सा है और कौन सा आर्टिकल क्या अलाउ करता है। तो आप पूरे आर्टिकल को जब पढ़ लीजिएगा कि कौन सा आर्टिकल क्या अलाउ करता है, तो यही हमारी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है ना। समझ में आई बात। तो आगे हम आर्टिकल को बढ़ाएंगे। अभी तक हमने आर्टिकल जितनी चर्चा की थी वो चर्चा हमारी हुई थी। अब हमारा अगला चर्चा होगा पार्ट 6 से, यानी हम पार्ट 6 हमने कर लिया। पार्ट 6 के बाद पार्ट 7 से हम चर्चा करेंगे। यानी हमारा क्या होगा, पार्ट 7 अब शुरू होगा। 7 में हम आज अगले वीडियो में आते हैं। पार्ट 7 से चर्चा करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उसमें नोट्स कर बनाएंगे, फिर क्वेश्चन आपको करेंगे। फिर क्वेश्चन भी बहुत सारे हम आपको करवाएंगे, क्वेश्चन करवा के फिर क्वेश्चन का PDF वगैरह भी आपको दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सी यू, कीप वॉचिंग। तब तक देखते रहिए, आगे बने रहिए।